So today we will begin with the introduction of dielectric inside the capacitor. तो कैपेसिटर को अपने अलग पढ़ रहे थे और पिछले दिन डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक लंबा चर्चा हुआ जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा टर्म्स रिलेटेड विद डाइलेक्ट्रिक, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, और उससे रिलेटेड किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट हो जाता है। तो अब अगर अपने ऐसा बात अगर करें कि हेडिंग अपने डाल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर, तब ये दोनों का मिला के क्या कहानी अपने ऐसा चर्चा करें। तो डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर दोनों मिला के पढ़े तो काफी सारा बात करेंगे। तो जैसे अपने सबसे पहले एक काम करते हैं, तो मैं एक पार्ट ऑफ सर्किट बनाता हूं। तो ये जो है ये इसको ऐसे समझा जाए कि एक बैटरी से कनेक्टेड है और ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये दूसरा प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और फिर से एक वायर है। तो ये एक पार्ट ऑफ सर्किट है ना, ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो नाउ ड्यू टू दिस क्या होता है, ड्यू टू दिस अपने ऐसा पढ़ते हैं कि भाई ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और जो नेबरिंग प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट ग्रोइंग इन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अपने डी मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट को अपने ए मान लेते हैं, और अगर चार्ज अगर ईच प्लेट के ऊपर कोई प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो हम लोग ऐसा भी लिख चुके थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और फिर हम लोगों ने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई डी अगर लिखा जाए तो लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, तो डी को इधर नीचे लिख दो। दिस कैन बी रिटन एज क्यू बाई सी and the capacitance of parallel plate capacitor was written as epsilon naught a by d। तो ये मामला होता था विदाउट कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक को जब इन्वॉल्व नहीं किया था तो ऐसा बात था। डाई इलेक्ट्रिक के बगैर क्या होगा, जो ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, जो नीचे वाला प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। इन दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और फिर हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि E इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ये एक तरीका। अब अपने क्या करते हैं, अब मैं वापस से इस अरेंजमेंट को बनाता हूं। तो इस अरेंजमेंट को अगर मैं वापस से अगर ड्रॉ अगर करें तो यहाँ अपने ऐसा बोलते हैं दैट वी आर अगेन यूजिंग द सेम कैपेसिटर सिस्टम। दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में अपने एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस बार। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस बार एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। So the dielectric is filling the entire volume of material which is present inside these two plates। तो दोनों प्लेट के बीच में जितना जगह, उस पूरे जगह में एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोगों ने फिल कर दिया। तो अब हम फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि ऐसा अगर अपने करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने एप्सिलॉन आर लिख लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं के लिखना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सतर्क रहेंगे। वो कूलम्ब कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान मैं एप्सिलॉन आर की जगह के लिखूंगा, एप्सिलॉन आर लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो ओवर हियर सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड। तो अपने क्या करें, इधर भी ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। अगेन द चार्जर विल कम ओवर देयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर। और इस बार अपने लिखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन आर। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उससे एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा, और यही डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा भी कि ई नेट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरामीटर ही उसका नाम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज कर दे, एंड द फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट मिनिमाइज्ड इज रिगार्डेड एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अपने यहाँ पे इस बात को इस तरीके से लिखते हैं कि Q अपॉन
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और अगला बात जब अपने लिखते हैं तो अपने ऐसा लिखते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई डी अगर लिखा जाए तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी विच इज इक्वल टू क्यू बाई सी न्यू। तो जो नया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होगा इट विल बिकम एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि अपन बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ पुराना वाला कैपेसिटेंस, इसको पुराना वाला सी नॉट कर देते हैं, काम करते हैं। तो नया वाला कैपेसिटेंस जो है वो पुराने वाले कैपेसिटेंस से एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाई इलेक्ट्रिक इन बिटवीन देम। तो डाई इलेक्ट्रिक अगर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया कैपेसिटर के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया। तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि अगर कभी अपने एक कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड है तो इट विल बिकम एप्सिलॉन आर टाइम्स या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, जो भी पहले कैपेसिटेंस होता विदाउट इट उसमें एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला बात हो गया इसके बारे में कि डाई इलेक्ट्रिक और कैपेसिटर किस तरीके से काम करते हैं। तो हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज अफेक्टेड, तो अपने बोलेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम मल्टीपल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीजेस। ये वाला बात लिख लिया जाए, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक the capacitance increases। और कितना टाइम्स हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है उतना टाइम्स वैल्यू हो जाएगा। ये ऐसा ये हो गया पहला मुद्दा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे एक अपने अलग अलग टाइप का सवाल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड सी इक्विवेलेंट व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। तो विद डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड अपने अलग अलग सी इक्विवेलेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले कोई दो टाइप का सवाल कर लेते हैं, फिर एक दो मुद्दे पे और बात करना है, फिर सी इक्विवेलेंट अपने दुनिया भर का निकालेंगे। तो ये हो गया प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो इसके बारे में अगर मैं बात करें तो D इज दी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। D इज दी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। और अब हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया। तो पहले सिनारियो में अपने कुछ ऐसा कर लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस लाइक दिस। मजा नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक को अपने ऐसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक इधर और दूसरा इधर। तो ये हो गया K1 K2, ये हो गया D/2 और ये हो गया D/2। ये हो गया टर्मिनल A, ये हो गया टर्मिनल B। नया वाला कैपेसिटेंस बताना है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने K1 K2 लिख रहे हैं, K1 K2 इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दूसरे सिनेरियो में अपने ऐसा ले लेते हैं, जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया, और इक्वली डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो ये हो गया K1 K2, ऐसा किया जाए। So how will the capacitance of the capacitor be affected by introducing a dielectric, अपने ऐसा बात कर। तो कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, आसान बात है, कर सकते, इजीली कर सकते। तो देखो भाई पहला वाला और दूसरा वाला दो सवाल है। तो हाउ डू वी ट्रीट इट, तो पहले वाले केस में अपने बोलते हैं कि दो कैपेसिटर बन रहा है, जो K1 है उसके साथ एक कैपेसिटर, जो K2 है उसके साथ दूसरा कैपेसिटर।
दोनों का दोनों सीरीज विथ ईच अदर। तो अपने लिखते हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट वन दैट C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। तो ये हो गया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C2 अपने लिखते हैं K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। तो ये बन जाता है 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। नाउ दी बोथ C1 एंड C2 आर इन सीरीज विथ ईच अदर। तो इफ दे आर इन सीरीज विथ ईच अदर तो हम लोग लिखते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अगर कर दिया जाए तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4K1 K2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर बाई D स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों को अगर ऐड अगर करें तो 2 कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो 2 एप्सिलॉन नॉट AD एप्सिलॉन नॉट AD और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट इज टर्निंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो जो C इक्विवेलेंट आ गया इस सिनेरियो में वैसा आ गया। द टू डाई इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व, एक K1 और K2 जो है वो दो कैपेसिटर के जैसे बिहेव करेगा और दोनों का दोनों सीरीज में। तो हम लोग कुछ इस तरीके सॉल्व कर दिए, ये कुछ इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट मुद्दा अगर मैंने नंबर 2 नंबर प्रॉब्लम को अगर ले, इसी को इरेज करके नंबर 2 करेंगे अपने, इसी को इरेज कर देते हैं। Now this time the two capacitors over here which is being formed due to the introduction of dielectric, so this time they are in parallel with each other। इस बार क्या, इस बार पैरेलल में, तो पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो पहले C1 अगर निकालें तो C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया आधा D, C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया आधा D। तो नाउ C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 अगर किया जाए तो K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो ये हो गया C पैरेलल या C इक्विवेलेंट जो है वो ऐसा वैल्यू आ गया। तो K1 प्लस K2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हो गया दूसरा सवाल। तो पहले सिनेरियो में जो दो कैपेसिटर बनेगा दे बोथ आर इन सीरीज विद ईच अदर, दूसरे केस में दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर। एरिया डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो कैपेसिटेंस किस तरीके से अफेक्ट हुआ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, हम लोगों ने ये वाला बात पढ़ लिया। अगले मुद्दे पे अपने आते हैं कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा, द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर। तो अपने बात कर रहे हैं चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ऑन दी सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ये वाला बात थोड़ा सा चर्चा किया जाए कि चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दी सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अपने कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा अपने ऐसे देख लेते हैं। So over here what I am doing is, so we are considering again the two plates of the capacitor, और हम लोगों ने इस बारे में तो पिछले दिन डिस्कस किया ही था कि कुछ जो है कुछ चार्ज इंड्यूस होगा ऑन दी सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो कुछ जो है वो चार्ज इंड्यूस होगा ऑन दी सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्रिएटेड था जिसको अपने मान लेते हैं ई नॉट, और अब ई नेट है। तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से बोलता हूँ कि अगर इस केस में अगर मैं ऐसा अगर बनाऊं that the plates of the capacitor are positively charged and negatively charged respectively, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्लस Q, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज माइनस Q। नाउ द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट will produce or induce a negative charge on the surface of this dielectric, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस Q इंड्यूस्ड, और ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस Q इंड्यूस्ड। अपने को Q इंड्यूस्ड का वैल्यू लिखना है, अभी Q इंड्यूस्ड का वैल्यू अपने लिखना चाहते हैं। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन से चर्चा स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चर्चा पे अगर मैं बात अगर लिखें तो अपने यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं
that E net was equal to E naught minus E induced. So from here I can write that E net is equal to E naught by epsilon r, which is equal to E naught minus E induced. ये अपने पिछले दिन पढ़ चुके हैं. And from here I can write that E induced is equal to E naught 1 minus 1 by epsilon r. ये ऐसा एक्सप्रेशन है. So the electric field induced is due to the induced charges. Obvious सा बात. तो इसको अपन लिख देते हैं Q induced upon A epsilon naught is equal to Q naught upon A epsilon naught 1 minus 1 by epsilon r. 1 minus 1 by epsilon r. और यहाँ पे अगर A epsilon naught को अगर मैं रिमूव कर दें तो we get Q induced is equal to Q naught 1 minus 1 by epsilon r. तो ये एक ऐसा बात आ गई. तो over here we obtain this particular expression जहां पे अपने बोलते हैं कि Q induced is equal to Q naught 1 minus 1 by epsilon r. तो अगर induced charge अगर कभी पूछा जाए तो अपने कुछ ऐसा बात लिख देंगे. So the induced charge on the surface of dielectric will be written like this. The charges induced on the surface of dielectric will be written in this way. ये हो गया induced charge on the surface of dielectric. तो शुरू से अगर सारा बात अगर मैं देखें तो पहले क्या देखा कि भाई बिना डाइलेक्ट्रिक को अगर इंट्रोड्यूस किया अगर अपने कैपेसिटेंस अगर निकाले तो जो पुराना कैपेसिटेंस यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वो अटेन हो गया. उसके बाद क्या किए, उसके बाद भाई पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज हुआ. फिर दो क्वेश्चन किए जिसमें एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में. और अब बात किया चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा उसका वैल्यू जो है वो इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं दैट Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q नॉट 1 minus 1 by epsilon r. तो यहां तक सारा बात क्लियर हो जाना चाहिए. नोट कर लें आराम से. तो अपने एक और स्पेशल केस लेते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन अपने करते हैं, थोड़ा प्रचलित क्वेश्चन है, पॉपुलर है थोड़ा सा, इसको करने की अपनी कोशिश करेंगे. तो सवाल को बड़े ध्यान से पहले सुन लेंगे और उसके बाद अपने डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे. तो जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है इट इज स्क्वायर. तुम चाहो तो लेंथ ब्रेथ ले सकते हैं, अपने स्क्वायर लेकर के कर रहे हैं फिलहाल. तो वी आर कंसिडरिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड ए. वो एक कैपेसिटर का जो प्लेट है वो उसका डायमेंशन इस तरीके से दिया हुआ और उसका अपने को साइड व्यू बना के दिया है. साइड व्यू मतलब अपने साइड से अगर देखेंगे तो ऐसा देखिए. तो ये ऊपर वाला प्लेट, ये उसके नीचे वाला प्लेट. मैं इसका साइज बराबर करने के लिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा माप लेते हैं अपने. हाँ बराबर हो गया. तो ये ऊपर वाला प्लेट, ये नीचे वाला प्लेट और इन दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक का रीजन है. देयर इज अ रीजन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक in between the two plates. The two plates are square of side A. और इसके बीच का रीजन जो है वो कुछ ऐसा हो गया. इसको हम लोगों ने दो डाई इलेक्ट्रिक में बांट दिया है. तो ये हो गया K1 डाई इलेक्ट्रिक, ये हो गया K2 डाई इलेक्ट्रिक. और इसके बीच का सेपरेशन को अपने जो D यूजुअली लेते हैं वो लेते हैं. तो इसका अफेक्टिव कैपेसिटेंस हम लोगों को बता. So what is going to be the effective capacitance of this kind of a system? अभी ऐसा सिस्टम के ऊपर में चर्चा करें. तो ऐसा सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे भैया अपने. तो K1 K2 दो बात है, स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ A और सेपरेशन जो है वो हो गया D. तो इसको अपने को सॉल्व करने की कोशिश करना है. अप्रोच लिया जाए इसके लिए. तो इसको पहले समझने के लिए मैं इसका साइड व्यू मतलब एक और व्यू बनाते हैं. साइड व्यू हो गया. इसको अगर अपने ऐसे अगर देखते तो ये जो है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है हम लोगों को. तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता. ये नीचे वाला प्लेट, तो हम लोगों ने स्क्वायर प्लेट लिया तो ये वाला डायमेंशन अगर A है तो ये वाला डायमेंशन भी A है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से.
व्हेन आई सेड कि भाई स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए है, तो स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए का मतलब हो गया ये। अब अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं कहीं यहाँ बीच वाला रीजन कंसिडर कर रहा हूँ जिसका आपने सॉल्व करा ना बेटा, डाइलेक्ट्रिक जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लेट अस कंसिडर अ पैच एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर व्हेन आई विल सेलेक्ट अ पैच, तो जो अपने पैच सेलेक्ट कर रहे हैं वो पैच कुछ ऐसा, वो पैच कुछ ऐसा हो। तो ये जो पैच है इसका थिकनेस अपने मान लेते हैं dx, द पैच इज ऑफ थिकनेस dx, और अपने ये मान लेते हैं कि ये कोई सर्टेन वैल्यू y है, तो ये हो गया बचा हुआ d माइनस वाई, ये हो गया बचा हुआ d माइनस वाई, ये ऐसा बात। तो पहले ये आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। एट डिस्टेंस x हम लोगों ने एक dx सेलेक्ट किया है, ये जो थिकनेस है ये dx का है, तो ये वाला एक कैपेसिटर बन रहा है, ये ऊपर जो है ये एक कैपेसिटर बना, और जो उसके नीचे है वो एक दूसरा कैपेसिटर बना। सो वी हैव दीज टू कैपेसिटर्स, और ये जो दो कैपेसिटर बनेगा यानी कि ऊपर वाला C1 और नीचे वाला C2, दे बोथ आर इन सीरीज विद ईच अदर, दे बोथ आर इन सीरीज विद ईच अदर, कुछ ऐसा ना। तो इसके वजह से जो कैपेसिटेंस ऑफर होगा उसको अपन लिख देते हैं dC1, और जो नीचे वाले की वजह से होगा इसको लिखते हैं dC2। तो छोटा छोटा कैपेसिटेंस है, इसीलिए अपने dC1 dC2 लिख रहे हैं, d डिस्टेंस नहीं, d डेरिवेटिव वाला d, dC1 मतलब छोटा कैपेसिटेंस C1, छोटा कैपेसिटेंस C2, ऐसा बात बोल, ठीक है ना। तो अब अपने जब x डिस्टेंस पे जो dx सेलेक्ट किए हैं, वो dx साइड से कैसा लगेगा उसको देखने के लिए यहाँ टॉप से, तो अपने अगर उसको देखने के लिए अगर यहाँ आ जाए, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एट डिस्टेंस x select a patch of thickness dx, तो select a patch of thickness dx, तो ये dx इधर ऐसा दिख रहा है, ये जो dx है ये वाला dx। तो अगर मैं एरिया का बात करूं तो ये हो गया साइड लेंथ a, और ये हो गया dx। तो जब अपने एरिया का बात करेंगे तो dA विल बी रिटन एज a dx। जब अपने एरिया का बात करेंगे, चाहे C1 के लिए बात करें या C2 के लिए बात करें, तो एरिया दोनों के लिए जो होगा वो हो जाएगा a dx। तो ये जो स्मॉल कैपेसिटेंस अपने लिखेंगे तो उसके लिए एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या हो गया a dx। तो ये हो गया पहला बात अपने जो इसके बारे में बात करें। तो अब अगर मैं ऊपर वाला कैपेसिटेंस का अगर कैपेसिटेंस लिखूं तो यानी कि dC1, तो अपने लिखेंगे K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह हो गया a dx, अपॉन सेपरेशन के बारे में अगर बात करें तो ये हो गया d माइनस वाई। तो y ये नीचे वाला डिस्टेंस, ये बचा हुआ d माइनस वाई, ठीक है ना। और dC2 अगर अपने लिखें तो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो यही है, और जो इस बार डिस्टेंस अपने लिखेंगे ये हो गया ये ऐसा बात। सो वी हैव दीज टू एस्पेक्ट अबाउट इट। तो y और d के बीच में एक और एक्सप्रेशन अपने डिड्यूस करेंगे, तो उसके पहले अपने ये दोनों को बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों अगर सीरीज में हैं तो अपने ऐसा बोल देते हैं कि 1 बाई डी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई डी सी वन प्लस 1 बाई डी सी टू, ठीक है ना। तो ओवर हियर इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो देन वी गेट डी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई डी सी वन 1 बाई डी सी टू, तो इसको रेसिप्रोकल अगर करें तो ये बन गया डी माइनस वाई बाई K1 एप्सिलॉन नॉट a dx, और इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो y अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट a dx। तो अगर अपने कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a dx, तो ये हो जाएगा K2 d माइनस वाई प्लस K1 y अपॉन K1 K2, ये कुछ ऐसा बात है। एंड देन वी कैन राइट DC इक्विवेलेंट is equal to K1 K2 epsilon naught a dx upon K2
डी माइनस वाई प्लस k1y। ये मामला कुछ ऐसा है, ये मामला हमारे पास कुछ ऐसा है। अब अपने पास जो अगला मुद्दा है वो ये है कि x और y के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना और y को x के टर्म्स में लिखना। तो y को अपने x के टर्म्स में लिखेंगे, तो इसको अपने एक और सॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं। तो इसको अपने लिखते हैं k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a, ये k2d माइनस k2y, ये k1y। तो अपने लिख देते हैं k1 माइनस k2y प्लस k2d। तो ये कुछ ऐसा है, और साथ में dx। तो नाउ वी वांट टू राइट y in terms of x. So in order to write y in terms of x, we take this triangle. We take this triangle. तो अगर इस ट्राइंगल के लिए अगर बात करें, तो इस ट्राइंगल के सेंस में अगर बात करें तो ओवर हियर व्हेन वी हैव दिस ट्राइंगल, तो दिस डिस्टेंस इज d, ये हो गया a, और ये किसी सर्टेन वैल्यू ऑफ x के लिए कोई y। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर बात लिखें तो यहाँ पे अपने डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं कि d by a is equal to y by x. So from here we can write y is equal to x d by a. तो इसको x d by a लिखना, dx मत करना, तो फिर वो dx और ये dx में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको x d by a रखना, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे x d by a। तो इसको x d by a अगर अपने रखें तो थोड़ा ऊपर वाला पार्ट को इरेज कर दे, तो 1 by dc इक्विवेलेंट वाला लाइन से मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसको एक बार अपने इरेज आउट कर लेते हैं। So over here what will happen is something like this, कि अपने देखते हैं कि DC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई, अच्छा y की जगह x d बाई a रखा जाए, तो x d और a अगर अपने एलसीएम में कर लेते हैं तो हो जाएगा k2 a d, और a ऊपर चला गया और यहाँ पे आ गया dx। ये ऐसा है, ये मामला आ गया कुछ ऐसा, ठीक है ना भाई। तो मैंने यहाँ पे x d बाई a को रखा भी, और a को एलसीएम लेकर के इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर a को ऊपर भेज दिया, न्यूमरेटर में भेज दिया। अब d दोनों टर्म में कॉमन है, d दोनों टर्म में कॉमन लेकर के आप बाहर निकाल लें, तो वी आर लेफ्ट विथ k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d, और इंटीग्रेशन जब अपने करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बच गया, dx अपॉन k1 माइनस k2x प्लस k2a, ये बच गया इंटीग्रेशन के अंदर। बाकी सारा बात कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो इसको अगर अपने इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल c इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ये dx के टर्म्स में जो इंटीग्रेशन है, तो अगर x के बारे में बात करें तो x इस एंड पे 0 और उस एंड पे a, यानी कि यहाँ से 0 से लेके a तक अपने इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू a, तो यहाँ से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b दिख रहा है मेरे को। तो ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ax प्लस b बाई a। तो ln ऑफ a x प्लस b और डिवाइड बाई a अगर कर दिया, यानी कि k1 माइनस k2 से डिवाइड कर दिया जाए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर पुट करेंगे a, तो k1a k2a, तो माइनस k2a प्लस k2a विल कैंसिल आउट, वी विल बी लेफ्ट विथ k1a, और 0 पुट करेंगे तो खाली k2a आएगा। तो एक बार आएगा ln k1a और फिर माइनस में ln k2a, तो माइनस में तो डिवाइड अगर करेंगे तो ln k1 बाई k2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई k1 माइनस k2 इंटू d एंड ln ऑफ, तो पहले जब a अपने पुट किया तो k2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो k1 बाई k2। So this becomes the final answer for this particular problem. For this particular problem, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट अगर क्लियर रहेगा तो सवाल कर पाएंगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बीच में जो कैपेसिटर बना उसको कंसिडर किया, जो बीच में एक थिन पैच जो बनेगा, ये वाला पैच, उसको अगर अपने साइड से देखें तो ये ऐसे दिखेगा,
और ये जो पैच है जिसका एरिया वाला बात हमको समझाने के लिए बात समझ में आ रहा है, ए dx। अगर लेंथ ब्रेड दिया होता तो ये बी dx हो जाता, ये बी dx हो जाता, कुछ खास बात बदलता नहीं। तो अब साइलेंट नोट एल बी आंसर आ जाता है, यहाँ पे होता है एल बी। तो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म, और फिर x को जब इंटीग्रेट किया तो 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट कर दिया गया, 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट कर दिया गया। तो वी अटेन दिस रिजल्ट। तो ये इसका साइड व्यू दिया भाई, पहले समझ में आना चाहिए कि जो स्क्वायर प्लेट है वो प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है वो ऐसा है, ये तुमको ऐसा दिया। अब इसको मैं अगर एक दूसरे के ऊपर सैंडविच कर दूंगा, तुमको जो अभी साइड से नजर आ रहा है वो तुमको डायग्राम में दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये वाला जो प्लेट है ये स्क्वायर है जिसका साइड a बाई a है। जब इसको ऐसे रखेंगे तो ये जो d है ये दूसरा डायमेंशन, ये d जो है ये दूसरा बात है, ये d हो गया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो सब चीज ये नहीं है, वो d भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके के कैपेसिटर सेलेक्ट किया और इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा एक बात किया। तो इंटीग्रेट जब किया तो x का वैल्यू हो गया 0 से लेके a, इसको आराम से नोट कर लिया जाए। तो अपने एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक अरेंजमेंट ले रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऐसा है कि भाई दो कैपेसिटर प्लेट है जिसका प्लेट एरिया हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन 10 मिलीमीटर है। तो 10 10 10 का एक कैपेसिटर हम लोगों ने ले लिया, 10 10 उसका प्लेट का एरिया हो गया और 10 मिलीमीटर इसका सेपरेशन हो गया। तो मैंने इसको ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, तो इसको जैसे अपने ऐसे चार्ज कर सकते हैं कि 0 वोल्ट पे ले आएंगे तो ये बैटरी इसका, इसको अगर इधर 0 वोल्ट पे ले आए तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं फिलहाल। अगर अपने देखा जाए तो बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, कोई चार्ज नहीं है। और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है जो ये ऑफर कर रहा है, इट इज इक्वल टू 0.89 10 टू द पावर -13 फराड, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बात है, चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे 0 है, एनर्जी स्टोर्ड 0 है। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है जिसको अपने इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो अपने सबसे पहला काम क्या करें, तो अपने दो तीन चीज कर सकते हैं। तो पहले कैपेसिटर को मैं चार्ज कर देता हूं। तो 1.5 वोल्ट बैटरी कनेक्शन देकर के डीसी सप्लाई हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। क्या क्या बात नोट करने लायक है वो तुम बात से ध्यान से देखो। नोटेबल बात ऐसा है कि प्लेट का चार्ज जो है वो हो गया 1.33 10 टू द पावर -13 कूलम, और एनर्जी स्टोरेज टर्निंग आउट टू बी 10 टू द पावर -13 जूल, विच इज अ लेस वैल्यू, उसके लगभग लगभग वैल्यू आएगा आपके पास। तो ये कुछ ऐसा बात है। प्लेट के ऊपर अगर तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली किया गया है। ऐसा नहीं है कि प्लेट में कहीं पे चार्ज ज्यादा और कहीं पे चार्ज कम है। अभी फिलहाल प्लेट में चार्ज बराबर है, अभी फिलहाल प्लेट में चार्ज बराबर है। अब तुमको एक बात तो मैंने पढ़ा दिया कि जैसे जैसे अपने कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ने लगता है, और जब फाइनली ऐड कर देंगे तो जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपेसिटर का उतना टाइम्स कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर ऐसा किया जाए तो यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, अपने इसको लेकर के आहिस्ते आहिस्ते कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर। अब तुम बात को बड़े ध्यान से देखो कि जैसे जैसे मैं कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो जहां तक कैपेसिटर लगाया है अभी तक वहां पे चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ गया है। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ा ही है, कैपेसिटेंस बढ़ने के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर जो मैंने लिखाया भी था कि जब बैटरी कनेक्टेड रहता है तो आप इस्तेमाल करेंगे हाफ CV स्क्वायर। तो अब हाफ CV स्क्वायर जब इस्तेमाल करें तो हाफ कांस्टेंट है, V स्क्वायर कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो स्टोर्ड एनर्जी जो है वो भी बढ़ गया, कैपेसिटेंस जो है वो भी बढ़ गया, प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो भी बढ़ गया। और चार्ज डेंसिटी के ऊपर अगर अपने बात करें तो जहां तक कैपेसिटी, जहां तक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है वहां तक चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई to in the region where the dielectric is inserted, where the dielectric is inserted। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या करते हैं, इसको करते 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 पूरे अंदर जब ले जाते हैं तब ये चरम सीमा तक पहुंच गए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अटेन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेट चार्ज आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एनर्जी आ गई। तो ये बात नोटेबल है कि व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड,
तो जैसे जैसे आप डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, तो जहां तक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है वहां तक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होता है एक तरफ जहां पे डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है, इन कंपैरिजन टू द एरियाज वेयर डाई इलेक्ट्रिक इज येट टू बी इंसर्टेड, वेयर द एरिया डाई इलेक्ट्रिक इज येट टू बी इंसर्टेड। बात दिमाग में रहे, जब आप बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं तो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे हाफ सीवी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। आपने 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ा। हाफ सीवी स्क्वायर में हाफ कांस्टेंट वी स्क्वायर कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक आते आते सी बढ़ता गया तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गया और जो चार्ज का वैल्यू भी बढ़ता चला गया। तो जिस रीजन में डाई इलेक्ट्रिक है वहां पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, ये बात पहले समझ में आना चाहिए, चार्ज का डेंसिटी क्या ज्यादा है। अब अपने एक काम करते हैं, इसको वापस से बाहर निकालना स्टार्ट करो। तो बाहर जब इसको निकाले तो ये कुछ ऐसा 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 आते 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 नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल बात। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू वापस अपनी जगह पे आ गया, प्लेट चार्ज जो पहले इनिशियली था वहीं पे आ गया, स्टोर्ड एनर्जी जो वापस अपनी जगह पे आ गया 10 टू द पावर -13 जूल पे आ गया। तो ये मामला कुछ ऐसा है। अब अपने सेम चीज करेंगे बट दिस टाइम विद बैटरी डिस्कनेक्टेड, इस बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर। तो अब क्या होगा, अब अपने बोल रहे हैं जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। कैपेसिटेंस का वैल्यू कैपेसिटर का अभी भी बढ़ेगा। ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस नो मैटर बैटरी कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया था एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, जब बोलते हैं अपसाइलन नॉट ए बाई डी, और आज हम लोगों ने एक नया बात पढ़ा अपसाइलन आर अपसाइलन नॉट ए बाई डी। तो अपसाइलन आर का मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, कि सराउंडिंग मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है। ए का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट का एरिया क्या है। और डी का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये तीन बात पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, दो पैरामीटर, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम और ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का मतलब हो गया एरिया ऑफ प्लेट और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो कैपेसिटेंस जो है वो तो जब आप डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा, चाहे बैटरी कनेक्टेड रहे चाहे नहीं रहे। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, चार्ज जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, चार्ज जो है वो ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अब अपने अगले मुद्दे पे आते हैं, तब मैं एक काम करता हूँ बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो अभी की तरफ अभी अगर अपने देखें तो चार्ज जो है इस बार वो कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया तो अपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c इस्तेमाल करेंगे। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना, कैपेसिटेंस का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो जब फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c है, जब c विल इंक्रीज द एनर्जी विल डिक्रीज, सो दिस टाइम द एनर्जी विल डिक्रीज। तो एक बार करके देखते हैं अपने, तो अपने डाई इलेक्ट्रिक लेके आए, देखो एनर्जी का जो काउंटर है वो नीचे जा रहा है, टोटल चार्ज जो है प्लेट का वो कांस्टेंट, पहले भी 1.33 10 टू द पावर -13 था, अभी भी वही चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जहां तक डाई इलेक्ट्रिक आ गया वहां तक देखो तो वहां पे चार्ज ज्यादा उसके पास आ गया, उस तरफ चार्ज एकदम नहीं के बराबर। दूसरी तरफ अगर देखो तो चार्ज नहीं के बराबर, यहाँ पे तो चार्ज नहीं के बराबर। जहां तक डाई इलेक्ट्रिक आ गया वहां तक चार्ज काफी पहुंच गया। अब जैसे जैसे से लेकर के आओगे तो चार्ज उतना का उतना हो गया, एनर्जी कम हो गया। तो इस बार स्टोर्ड एनर्जी रिड्यूसेस, stored energy reduces, capacitance increases, total charge on the plate remains constant। लेकिन दिमाग में रहे कि जहां पे भी कैपेसिटर रहेगा वहां पे चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे नहीं कनेक्टेड हो। फिर देख लेते हैं एक बार, इसको रिमूव किया, स्टोर्ड एनर्जी 10 टू द पावर -13 जूल, कैपेसिटेंस का वैल्यू ऐसा कुछ लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर -13 फराड। अब अपने क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के आए, इसको डालना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो ये 9 से 1.58 चला गया, मतलब 0.9 से 1.58 चला गया। स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू जो
1.10 to the power -13 था, वो कम होने लगा। टोटल प्लेट चार्ज उतना का उतना रहेगा, लेकिन देखो थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना बढ़ गया, थोड़ा सा और लेकर गए तो चार्ज डेंसिटी कितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक के फेवर में। तो मोर ऑफ द चार्ज इज सिचुएटेड इन द रीजन वेयर डाई इलेक्ट्रिक इज रीच्ड। और ये आहिस्ता 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 करते जब हम लोगों ने पूरा डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल प्लेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन प्लेट चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दिया जाए कि जहां तक डाई इलेक्ट्रिक पहुंचेगा वहां पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, वहां पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए। So keep this aspect in mind. Remember the animation which I have shown. Connected जब बैटरी रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हाफ CV स्क्वायर। C का वैल्यू क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज होता है, चाहे बैटरी कनेक्टेड रहे चाहे नहीं कनेक्टेड। क्यों, कैपेसिटेंस को पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना है ही नहीं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब अपने पास बात आता है दो फॉर्मूला का, एक हो गया क्या, एक हो गया यू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, एक हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। तो हाफ CV स्क्वायर कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट हो गया, हाफ कांस्टेंट हो गया, फंक्शन किसका बचा, C का बचा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हाफ CV स्क्वायर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो एनर्जी विल इंक्रीज। इस सिनारियो में जब आपने बोलते हैं कि प्लेट के ऊपर जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज तो कहीं और से नहीं ना आएगा, चार्ज ऑन द प्लेट विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस टाइम द वर्किंग फार्मूला इज Q स्क्वायर बाई 2C। चार्ज इज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो एनर्जी रिड्यूस होगा, तो एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गया, एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गया। और क्या किया हम लोगों ने, डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते करते देखा तो प्लेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जहां तक डाई इलेक्ट्रिक पहुंचेगा वहां तक चार्ज जो है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जब डाई इलेक्ट्रिक पूरा पहुंच जाएगा तो चार्ज वापस से यूनिफॉर्म हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो ऑल दीज पैरामीटर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर मस्ट बी वेरी वेल केप्ट इन माइंड। अब अपने आते हैं कि फोर्स कितना इन्वॉल्व होगा जब डाई इलेक्ट्रिक का इंसर्शन और रिमूवल हो रहा होगा तब। So now what we are dealing in, so we are dealing in insertion and removal of dielectric. Insertion and removal of dielectric. तो जब इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक जब किया जाए तो बात कैसा हो, बात ऐसा है, बात ऐसा है, एक बार अपने कर रहे हैं विथ बैटरी कनेक्टेड। तो अपने इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द सर्किट डायग्राम व्हिच वी ड्रॉ इज समथिंग लाइक दिस। तो भाई विद बैटरी कनेक्टेड का मतलब हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा वाला बात हो गया। और अगर अपने यहाँ का बात अगर देखें तो जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है वो कहीं यहाँ पे ऐसे सिचुएटेड है, तो अपने कुछ ऐसा ले, ये कुछ ऐसा बात ना। ओवर हियर व्हेन आई से बैटरी इज कनेक्टेड, तो बैटरी इज कनेक्टेड का मतलब एक बात श्योर हो गया कि V विल बिकम कांस्टेंट, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपने क्या करें, अपने जब डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करें तो डाई इलेक्ट्रिक पूरे मटेरियल तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा, डाई इलेक्ट्रिक विल बी इंसर्टेड लाइक दिस, आहिस्ते आहिस्ते इंसर्ट किया। तो let D be the thickness of capacitor, separation between the plate of capacitor, K be dielectric constant of the material of the dielectric, और अपने प्लेट जो है उसको लेंथ इंटू ब्रेथ मान लेते हैं, L और B मान लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये X डिस्टेंस तक डाइइलेक्ट्रिक अभी इंट्रोड्यूस किया गया है और L माइनस X डिस्टेंस बाकी है।
तो जो कैपेसिटर प्लेट है उसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ मान रहा है, सेपरेशन डी। तो ओवर हियर आई से कि देयर आर टू कैपेसिटर्स which is involved, that is C1 and C2, which are in parallel with each other, which are in parallel with each other. तो C1 can be written as K epsilon naught. एरिया अगर लिखेंगे तो हो जाएगा x into b by d, और अगर अपने C2 लिखें तो C2 is equal to epsilon naught, एरिया हो जाएगा L minus x into b by d, and they both are in parallel with each other. तो अगर अपने C इक्विवेलेंट अगर लिखें तो C1 plus C2 यानी कि एप्सिलॉन नॉट b by d, और यहाँ पे हो गया kx plus L minus x यानी कि हो गया एप्सिलॉन नॉट b by d k minus 1 into x plus L। ये हो गया ऐसा बात, ये हो गया कैपेसिटेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ये बात दिमाग में, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो अब अगर अपने एनर्जी लिखे तो अपने एनर्जी लिखते हैं U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट b by d k minus 1 into x plus L into v स्क्वायर। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। तो हाफ CV स्क्वायर अपने इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, हाफ CV स्क्वायर। अब अपने फोर्स का बात अगर करें तो एक बड़ा पुराना बात बताया गया था, F इक्वल टू du by dx। तो F इक्वल टू du by dx कर दिया, तो मैं मॉड वैल्यू, तो F का मॉड वैल्यू अगर मैं निकालें ऑन द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक तो हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट b by d। अच्छा, x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो k माइनस 1, x का कोएफिशिएंट खाली बच जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 20। तो ये जो है ये आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट वी हैव व्हाइल कनेक्टिंग द बैटरी और व्हाइल गेटिंग बैटरी कनेक्टेड। तो जो फोर्स आएगा ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक उसका वैल्यू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट b by d k minus 1 into v स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बात है। अब अगर ऐसा सवाल रहता है कि भाई दो कैपेसिटर प्लेट है, बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया, इधर दूसरा बैटरी का दुनिया, इधर दूसरा बैटरी का दुनिया, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर देना। इस तरफ वाला बैटरी का फोर्स और इस तरफ वाला बैटरी में जो फोर्स लगा रहा होगा, दोनों फोर्सेस अगर इक्वेट हो जाएगा तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। बी हो गया विड्थ ऑफ द प्लेट। जब अपने प्लेट बनाएंगे, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ भाई, कैपेसिटर तुमको समझ में आ रहा है, ये ऐसा होता है कैपेसिटर, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। तो अपने जब डायग्राम बना तो खाली ये वाला हिस्सा और इन दोनों के बीच का सेपरेशन को डी, ठीक है ना। तो बी इज विड्थ ऑफ द प्लेट, तो एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि एल बी। नाउ व्हाट वी विल डू विद बैटरी डिसकनेक्टेड, वी विल डू विद बैटरी डिसकनेक्टेड। तो अब एक काम किया जाए, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिसकनेक्ट करके कर, बैटरी डिसकनेक्टेड। तो व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड तो अपने क्या बोलेंगे, तो व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड तो अपने बोलेंगे द चार्ज इज कांस्टेंट, वी विल से दैट द चार्ज इज कांस्टेंट। तो व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड तो मैं ऐसा बात बोलता हूं कि भाई ये ऐसा सिस्टम है, ये हो गया प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और अपने अगर डाई इलेक्ट्रिक को अगर इन्वॉल्व अगर करते हैं तो ये ऐसा बात हो गया। सो द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया डी, अगेन एल बी। तो ये मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस तक इंसर्टेड है, ये हो गया एल माइनस एक्स। So the charge is constant. Charge on the plate, total charge on the plate of the capacitor is constant. Total charge on the plate of the capacitor is constant. लेकिन एक बात दिमाग में रखेंगे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जहां तक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ है
वहां पे जो सिग्मा होगा, सिग्मा ऑन द रीजन वेयर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड विल बी ग्रेटर देन सिग्मा ऑन द रीजन वेयर देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब अगर अपने कैपेसिटेंस का बात अगर करें तो C1 और C2 अगर है तो C1 एंड C2 विल स्टिल बी C इक्विवेलेंट, दे बोथ आर इन पैरेलल विद ईच अदर। तो एप्सिलॉन नॉट B by D K minus 1 X plus L, तो C इक्विवेलेंट इज स्टिल एप्सिलॉन नॉट B by D K minus 1 X plus L। तो ये ऐसा बात है। नाउ दिस टाइम द चार्ज इज कांस्टेंट। तो चार्ज अगर कांस्टेंट है तो अपने लिख देते हैं कि भाई एनर्जी का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो Q स्क्वायर बाई 2C अगर कर दिया तो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट B by D, और ये हो गया K minus 1 X plus L। और इसको अगर अपने ऐसे लिख दिया तो अपने लिख सकते हैं Q स्क्वायर D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट B K माइनस 1 प्लस L। ये ऐसा बात है। अपने क्या करें, अपने जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे तो du बाई dx कर दिया जाए। तो अगर x के रेस्पेक्ट में अगर अपने डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे न्यूमरेटर में x का कोई टर्म नहीं है दिमाग में, तो 2 एप्सिलॉन नॉट b K माइनस 1 x प्लस L, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। तो एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रख के, तो वैल्यू आ गया 0। फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के, तो आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट b, और यहाँ पे आ जाएगा K माइनस 1 x प्लस L। तो यहाँ पे क्या बचेगा, K माइनस 1 बच जाएगा। ये K माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ये कुछ ऐसा बात आ गया। और अगर अपने यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर निकालें, Q स्क्वायर D K माइनस 1, तो 2 एप्सिलॉन नॉट b का स्क्वायर था, तो 2 एप्सिलॉन नॉट b नीचे एक बच गया, followed by K minus 1 x plus L। So this is the magnitude of force that we have with battery disconnected। यहाँ पे अपने बोलते हैं कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो गया। चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया तो अपने यूज करेंगे Q स्क्वायर बाई 2C। Q स्क्वायर बाई 2C हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और फोर्स जो है उसका du बाई dx करके वैल्यू निकाल लिया। तो विद बैटरी कनेक्टेड एक बात, विद बैटरी डिसकनेक्टेड दूसरा बात। तो ये कुछ ऐसा आ गया। So these are the aspects which you need to know about the capacitor, dielectric and everything else about it। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो बेसिक आइडिया ऑफ कैपेसिटर उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। क्या नहीं चर्चा किया वो बता देते हैं। आरसी सर्किट बोल के एक चीज होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, जहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को यूज किया जाता है। तो वो अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद यूज करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आप रेजिस्टेंस के बारे में जान जाएंगे तो रेजिस्टेंस के साथ अपने कैपेसिटर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके फंक्शनिंग में क्या वैल्यू आता है, क्या चेंजेस आता है, उसको उस टाइम डील करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने इतना बात सीखा। कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के दौरान भी, जैसे कि मैंने कहा कि सिमेट्रिकल नेटवर्क जो है वो अपने रेजिस्टेंस के दौरान पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। तो जो अप्रोच वहां पे रहेगा वही अप्रोच इसके लिए भी रहेगा। खाली डिफरेंस ये रहेगा कि वहां पे सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला और यहाँ पे सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला अलग अलग है, इसको छोड़ करके बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक इन्वॉल्व। तो आज अपने यहीं तक रखेंगे।